नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं अभी इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे मैं इसमें हूँ। मैं अभी कोई टीचर नहीं हूँ। सिर्फ मैं एक स्ट्रगलर हूँ, जो अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। और जो तैयारी मैं कर रहा हूँ उसमें सारे सब्जेक्ट फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, साइंस है, बायोलॉजी है और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्ट आप जो जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा। तो मैं अपने यहाँ पे अनुभव शेयर करता हूँ सिर्फ आके। और जैसे ही मैं जो करता हूँ, जो प्रिपरेशन करता हूँ, जो तैयारी करता हूँ, उन सभी क्वेश्चन को, उन सभी टॉपिक को एक एक करके मैं आप लोगों को पहुंचाता हूँ। और अभी मैंने फिलहाल भी शुरू ही किया, अभी 2-3 दिन हुआ। तो आप लोगों से उम्मीद नहीं, आशा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो मैं विभिन्न सब्जेक्ट को यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अपने अनुभव को साझा करूंगा कि किस तरीके से, हालांकि अभी मैं सफल नहीं हो पाया हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है तैयारी से रिलेटेड, कि किस तरीके से तैयारी की जाए, किस तरीके से नोट्स बनाया जाए, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते रहे, वो सारी चीज़ें इस चैनल में मिलती रहेंगी। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसको देखते हैं अगले पार्ट में कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है ना? ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कहाँ पाई जाती है? पादप और जंतु दोनों पाए जाते हैं, मतलब पेड़ पौधों में भी होते हैं और जानवरों में भी होते हैं, ठीक ना? ये प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना? कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, चाहे गोल्गी बॉडी हुआ, चाहे वो वोक्यूल्स हुआ, चाहे वो सेंट्रोसोम हुआ, चाहे ईआर हुआ, अंतःद्रव्य जालिका हुआ, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे केंद्र हो, जितने भी अंग है कोशिका के अंग, जितने भी कोशिका के अंग हैं, वो सभी के सभी कहा रहते हैं कोशिका झिल्ली में ही रहते हैं, ठीक? ये चीज। दूसरी होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति केवल पाई जाती है प्लांट में, सिर्फ कहाँ पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। पौधों में पाई जाती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक? सेलुलोज की बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। अच्छा, ये पादप में क्यों पाई जाती है? पादप में क्यों पाई जाती है? क्योंकि देखिए, पादप के ऊपरी जो भाग होते हैं, जो क्या होते हैं, जो छिलके होते हैं, कोई भी छाल होती है जो पादप की होती है, से हम लोग अपने कोशिकाओं की रक्षा तो अपने कपड़ों से कर लेते हैं, ठीक भाई? ये जो झिल्ली है, इसकी रक्षा किससे कर लेते हैं? अपने कपड़ों से कर लेते हैं। लेकिन जो पादप लोग होते हैं, पादप जो पेड़ पौधे होते हैं, हर मौसम में, ठंडी गर्मी बरसात भीगते हैं, ठंडी सहते हैं, बरसात सहते हैं, धूप सहते हैं, तो वो अपने आप को कैसे सुरक्षा करते हैं? तो अपने आप को सुरक्षा इससे करते हैं, कोशिका भित्ति उनके पास होती है, जिससे वो अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना? और बनी किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक? इसी प्रकार इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी? कवक, तो उसकी किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक? ये तीसरा अंग है हमारे पास कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। इसकी खोज किसने किया था? एक आल्टमैन नाम के वैज्ञानिक है। ये आल्टमैन नाम के वैज्ञानिक है, ठीक है ना? क्या होता है इसमें कि जब श्वसन के दौरान एक चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र से बोलते हैं, मैंने आपको शायद पहले बताया था इसमें कि श्वसन के दौरान एक चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र, और उस क्रेब्स चक्र के दौरान एक गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2, ठीक है ना? 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कितने? एक ग्लूकोज का 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और क्या बनाते हैं? ऊर्जा बनाते हैं, जो हमें एनर्जी देता है, जो पावर हम लोगों को देता है, ठीक है ना? ऊर्जा कहां से आती है? श्वसन के दौरान जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया से क्रेब्स चक्र चलता है, जिसमें 38 एटीपी के साथ एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ठीक है ना? और इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा, बिजली घर, कोशिका का बिजली घर क्या होता है? या पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्तिगृह क्या कहलाता है? चाहे वो बिजली घर से पूछा जाए, चाहे वो पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा जाए, ठीक है ना? और चाहे कोशिका का ऊर्जा गृह पूछा जाए, तीनों क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना?
कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह कौन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसमें क्वेश्चन होता है इसकी आंतरिक दीवार का नाम क्या होता है, आंतरिक दीवार क्या होती है, तो इसकी आंतरिक दीवार क्या कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है। बात समझे। ये 3 कोशिका के अंग जिसको मैंने आपको बताया अभी, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट कीजिए, फिर आगे इसके और भी अंग है बताते हैं। ठीक है, जैसे गोल्जी बॉडी हुआ, वोक्यूल्स हुआ, सेंट्रोसोम है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ये कुछ और अंग हैं जो कोशिका के अंग। गोल्जी बॉडी से आ गया हमारे पास गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की बात करते हैं, खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने इसकी खोज किया था। कौन, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है, ऊर्जा और प्रोटीन दोनों का परिवहन करना। ठीक, जैसे क्या होता क्या कि जैसे मान लीजिए हम इसमें भी पढ़ा रहे थे ना, तो पढ़ा रहे हैं तो पूरी बॉडी, अच्छा पूरी बॉडी में कोशिका है, पूरी बॉडी में कोशिका है तो पूरी बॉडी में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। पूरी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया है तो पूरी बॉडी में ऊर्जा भी बन रही होगी, सीधा सी बात है, क्योंकि ऊर्जा कहाँ बनती है, अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, तो पूरी बॉडी में कोशिका है तो पूरी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, पूरी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया तो पूरी बॉडी में क्या होगा, ऊर्जा भी बन रहा होगा। लेकिन जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ की खर्चा हो रही है, हमारे मुंह की, जीभ की। तो जो पैर का जो एनर्जी है, जो हाथ का एनर्जी है, जो पेट का एनर्जी है, वह क्या करेगा भाई, जीभ थकेगी, और जीभ थकते थकते क्या हो सकती है बंद हो जाए। तो इसीलिए क्या करता है कि जो ये गोल्जी बॉडी है, ये क्या करता है कि जहां पे एनर्जी का कार्य नहीं है, जहां पे ऊर्जा का कार्य नहीं, जैसे पैर हम खड़े हैं, यहाँ पे एनर्जी कोई कार्य नहीं है अभी, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, वहां से उठा करके ऊर्जा को लगन किसको देता है, हमारे मुंह को देता है, हमारे जीभ को देता है, ताकि हम आगे फिर लगातार बोल सके। ठीक है ना। जब पूरे शरीर से, हाथ से, पैर से, पेट से, पीठ से, ठीक है ना, मतलब पूरे शरीर से गोल्जी बॉडी आकर एनर्जी उठाकर हमारे मुंह को देता रहेगा, तो लगभग 5, 6, 7, 8, 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद लगातार पढ़ाने की क्षमता होती है। ठीक है ना। तो 10 घंटे बाद लगातार जब पढ़ा देंगे, उसके बाद पूरा शरीर क्या हो जाएगा, थक जाएगा, क्योंकि पूरे शरीर से पूरी एनर्जी निकल चुकी होती है उस समय। गोल्जी बॉडी हर जगह से, पैर से है, हाथ से है, दोनों हाथ से, दोनों पैर से, आगे से, पीछे से, हर जगह से एनर्जी को लाकर हमारे जीव को दे देगा, और 10 घंटे से पढ़ाने के बाद क्या पूरा शरीर क्या हो जाएगा, थक जाएगा, सीधे हम क्या जाएंगे, सो। ठीक, तो यही कार्य करता है, जहां पे प्रोटीन जरूरत है वहां पर प्रोटीन को देता है, जहां से ऊर्जा की जरूरत है वहां पे ऊर्जा को देता है। ठीक है ना। तो परिवहन करने का कार्य कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है, रसधानी। इसका कार्य क्या होता है, जल संग्रह। अच्छा, हमारे शरीर में, बॉडी में जल कितना है, लगभग 75%। हमारे शरीर में 75% पानी है। अच्छा, 75% का मतलब क्या समझे, 75% मतलब ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए किसी इंसान का वेट 100 kg है, तो उसमें 70 kg कितना होगा, पानी होगा। तो 70 kg पानी कहाँ होगा, पेट में होगा, नहीं, पेट में कहाँ होगा भाई, पेट में तो वही 1-2 लीटर पानी होता है जो हम पीते हैं। तो 70 kg जो पानी है वो कोशिकाओं में होता है, कोशिका में भरा होता है, स्पंजी टाइप में। ठीक ना, कोशिकाओं के अंदर भरा होता है। ठीक, और कोशिका के अंदर जो पानी भरा होता है ये 75%। ठीक है ना। तो राजधानी कार्य क्या होता है, जल संग्रह करना। ठीक, आगे है तारकाय सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, अच्छा इसकी खोज किसने किया था, बोबेरी नामक विज्ञानी ने किया था सेंट्रोसोम। इसका कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन करना, पुनर्निर्माण। कोशिका विभाजन करना कार्य क्या होता है, मतलब कोशिका विभाजन से मतलब ये नहीं है कि कोशिका विभाजन का मतलब एक कोशिका से मतलब टूट गई, कोशिका थी वो विभाजन हो गई, टूट गई, ऐसा नहीं, एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाना। ठीक है ना, पुनर्निर्माण, दोबारा बनाना। और सबसे तेज कोशिका विभाजित होती है वो कहाँ की होती है, लीवर की। सबसे तेज, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था ये भी, कि सबसे तेज जो कोशिका विभाजन होता है कहाँ के होता है, लीवर की। और सबसे धीमे, लगभग ना के बराबर होता ही नहीं वहां पे, कहाँ पे, ब्रेन पे। कोशिका विभाजन जो होता है, अच्छा यही कोशिका विभाजन जब अनियंत्रित रूप से बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है। कैंसर की बीमारी थोड़ी है, लेकिन जब अनियंत्रित से अनकंट्रोलर डिवीजन होता रहता है, विभाजन होता रहता है, तो क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है। ठीक है ना। ये एक चीज थी, इसको आप इसमें मिसाल लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगला पार्ट है, ये अगला भाग है इसका, अंतः प्रतिवयी जालिका, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे कहते हैं
आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है और इसे आंतरिक सहायता भी कहा जाता है, ठीक है ना। यह क्या करता है, कोशिकाओं को फुला के रखता है, ठीक, इसीलिए इसको आंतरिक कंकाल कहते हैं, ठीक। ये अगर इसके देखा, इसको दो भाग होते हैं, एक होता है स्मूथ, ये कुछ इस प्रकार ये यार होता है, तंत्र जालिका होती है। इधर देखिए ये स्मूथ है, पूरी तरीके से चिकनी होती है, ठीक है, कैसे होती है, चिकनी होती है। और इधर वाला क्या होता है, खुरदुरी होती है, ठीक है, ये खुरदुरी होती है, ये चिकनी होती है। और जिस भाग में चिकनी होती है उसमें स्मूथ में किसका निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है, फैट का निर्माण होता है, ठीक है ना। और जिस भाग में खुरदुरी होती है, रफ साइड में जिस भाग में खुरदुरी होती है उसमें किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अर्थात इधर प्रोटीन बनती है और इधर क्या बनता है, वसा बनता है, ठीक है ना। जिधर जिधर चिकना है, जिधर स्मूथ है, उधर वसा का निर्माण होता है, जिधर रफ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रफ साइड में, ये होता है राइबोसोम। एक्चुअली ये राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है ना। ये स्मूथ जो खुरदरी है ये तो ठीक है, लेकिन जो राइबोसोम है, राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक। तो ईआर में ये दोनों चीजें होती हैं। पहली चीज क्या, ये आंतरिक कंकाल होता है, कोशिका को फुला कर रखता है। और ये स्मूथ, ये दो भाग में होती है, एक होती है खुरदुरी, एक होता है चिकनी। तो जो चिकनी वाला होता है, जो स्मूथ वाला, उसमें वसा का निर्माण होता है। जो खुरदुरी वाला होता है उसमें किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, ये राइबोसोम है। अब राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम दो भाग में होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है। क्या क्या देखिए इसका, अच्छा, राइबोसोम की खोज किसने किया था, फाइलेट नाम के वैज्ञानिक, फाइलेट नाम के वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसे एस का मतलब बोलते हैं सीडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो ये एस लगा है देखिए, 70s और 80s, ये दर्शाता है कि छोटा है कि बड़ा है। कार्य क्या होता है राइबोसोम का, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ये राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। तो राइबोसोम कार्य क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है। जो 70s है इसे बोलते हैं छोटा प्रोकैरियोटिक, और जो 80s है इसे क्या बोलते हैं, बड़ा यूकैरियोटिक। ये कोशिका जो चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अभी इसको हम सिर्फ संक्षेप में देखते हैं, बाकी इसको आगे ये बताते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक। कितना समझते हैं यहाँ पे कि जो प्रोकैरियोटिक होता है, जिसे हम देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, वह होता है प्रोकैरियोटिक, और जिसको हम ऐसे देख सकते हैं वह क्या होता है, यूकैरियोटिक। ये बहुत बड़ा है, इसको भी आपको बताते हैं, अगले जो उसमें भाग बताते हैं। लेकिन अच्छा, इसको छोटा और बड़ा कैसे समझते हैं कि ये 70s, ये 80s। इसमें सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब इसको राइबोसोम को किसी द्रव में डाला जाता है, किसी लिक्विड में डाला जाता है, तो जो पहले डूब जाता है, डाले उसको पानी में, जो राइबोसोम धीरे धीरे करके डूब गया, जो पहले डूब गया, जो डूब गया वह होता है क्या, बड़ा, और जो ऊपर तैरता रहा वह क्या बन जाता है, छोटा। इस तरीके से उसको नापा जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आकार के आधार पर, आकार देखने में बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा तो ये छोटा हो गया, ऐसा नहीं। उसको हम द्रव में डालते हैं, पानी में डालते हैं, और जो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना, वो बड़ा हो गया, और जो ऊपर तैरता रह गया वो छोटा हो गया, ठीक। तो ये है, इसको आप इसके साथ लीजिए, फिर आगे बताते हैं। और तो ये अगला इसका पार्ट है, अगला भाग केंद्रक, कोशिका का अगला जो अंग है कोशिकांग, वो एक केंद्र की खोज की बात करते हैं तो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलर ना। ये सब, ये जो केंद्रक है सभी कोशिकाओं के, इसको सभी कोशिकाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ये निर्देश देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा काम क्या है, शक्ति बनाना, ऊर्जा बनाना, अपना काम करो। गाल्जी बॉडी तुम्हारा काम क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, तुम अपना काम करो। फुफ्फुस तुम्हारा काम क्या है, पानी जल संग्रह करना, जल संग्रह करो, ठीक है ना। सेंट्रोसोम तुम्हारा काम क्या है, कोशिका, मतलब हर किसी को ये आदेश देता रहता है, हर किसी को ये कंट्रोल करता है कि सभी कोशिकांग अपना अपना काम सही से करें, ठीक। इसीलिए इसको कंट्रोल कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। इसमें प्रोटीन कितनी परसेंट होती है, 80%। डीएनए कितना परसेंट होता है, 10%। बाकी 10% में सभी चीजें होती है, ठीक है ना। हाईएस्ट मात्रा क्या होती है, प्रोटीन होती है, कितना होता है, 80%। डीएनए कितने परसेंट होते हैं, 10%। बाकी 10% में सही होता है, ठीक।
अगला हमारा कुछ काम होता है लाइसोसोम, या इसी को बोलते हैं लयन काय हिंदी में, ठीक है ना। इसकी खोज किसने किया था भैया? डी दुबे नामक एक वैज्ञानिक थे। ये बहुत जबरदस्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइसोसोम होता है। इसके अंदर एक जल अपघटक एंजाइम भरा होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम होता है, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं या आत्महत्या की थैली। आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सुने होंगे या आपसे पूछा गया होगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं या सुसाइड बैग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोशिका, ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो भरा हुआ है, अगर कोशिका के किसी अंग पर ये पड़ गया तो सभी के सभी कोशिका अंग क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर ये माइटोकांड्रिया पड़ा तो माइटोकांड्रिया खत्म, गोल्गी बॉडी पड़ा तो गोल्गी बॉडी खत्म, वोक्यूल्स पे पड़ा वोक्यूल्स पे खत्म, सेंट्रोसोम पड़ा सेंट्रोसोम, मतलब किसी कोशिका पड़ा क्या हो जाता है? ये खत्म हो जाए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि ये जितने भी, अच्छा इसको सुसाइड बैग क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि ये दिशा निर्देश सबको कंट्रोल करता है, सभी अंगों को अपने अनुसार काम करने के लिए। कभी कभी क्या करता है कि ये जो कोशिका अपना काम नहीं करते हैं उसको लाइसोसोम फिर निर्देश देता है कि तुम अपना काम सही से करो। लेकिन जब वो नहीं करता है तो ये क्या करता है? अपने आप को इसे फाड़ देता है और उसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसी तरीके से, मतलब वो जब सभी कोशिका पढ़ते हैं सभी कोशिका क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। मतलब कोशिका, सभी कोशिका नहीं, मतलब कहने का मतलब जिस स्थान पे कोशिका है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में कोशिका है, जिस स्थान पे, जिस बिंदु पे कोशिका, जहां पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पड़ता है वहां की कोशिका के अंदर जितने भी होते हैं सबको सब क्या हो जाता है? मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। मतलब खुद तो मर गया ही और सब उनको भी मार दिया, ठीक है ना। इसीलिए एटम बम इसको बोलते हैं, ठीक है। एटम बम भी होता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। आरबीसी, अच्छा लाइसोसोम का होना जरूरी भी, क्योंकि लाइसोसोम अगर नहीं होगा, जैसे मान लीजिए माइटोकांड्रिया खत्म हो गया, अब खत्म हो गया तो वहां पे सड़न पैदा कर देगा। अब उसको साबित करने वाला कोई चाहिए, नहीं साफ करेगा तो वहां पे धीरे धीरे सड़न पैदा कर देगा, भाई खत्म हो गया। तो लाइसोसोम इन सबको खत्म कर देता है, ठीक है ना। मतलब इन सबको सफाई भी करता है। अगर इसमें से ये खत्म, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, कोई भी मर जाता है तो उनको क्या करता है? पूरी तरीके से साफ कर देता है, ठीक। कोशिकाएं बहुत सारी मरी, हम चोट खा जाते हैं तो कोशिकाएं मर जाती है, ठीक है। तो उनको धीरे धीरे करके ठीक कौन करेगा? ये लाइसोसोम करता है। अगर नहीं करेगा तो फिर सड़न पैदा हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। जो आरबीसी का जीवन काल है कितना होता है? 120 दिन का होता है। जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का है तो अगर आरबीसी अपने ही स्थान पे मर जाए